association with Office Flavored Milk. Taste the goodness. पाकिस्तान हमारा मुल्क, हमारी शान। 4 सूबों पर मुश्तमिल हमारा मुल्क, जिसका हर सूबा अपने अंदर एक मिसाल है। बात करें अगर बलूचिस्तान की, तो रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% हिस्सा है, जहां एक तरफ तो पहाड़ी इलाका है तो दूसरी तरफ समंदर भी। इस मुल्क से लोग जहां अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क का अमन तबाह करना है। इन लोगों का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना होता है, जब भी वो सिर्फ बदअमनी फैलाने में लगे रहते हैं। माजी में सूबा बलूचिस्तान काफी दफा बदअमनी का निशाना बना, मगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऐसे दहशतगर्दों को कई दफा निस्तो नाबूद किया। 2018 के इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आई, जिसने बलूचिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया। हम ये जानना चाहते थे कि अब सूबे की सूरत हाल और नई हुकूमत के आने के बाद वहां क्या तब्दीली आई। इसी सिलसिले में हमने रुख किया कराची से सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा का। वहां हमारी मुलाकात सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़िया-उल-लह लांगो से हुई। मीर ज़िया-उल-लह लांगो साहब के बारे में चंद चीजें आपको बताता चलूं। इनका ताल्लुक कल्लाट डिवीजन से है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान बनने के बाद मीर ज़िया-उल-लह लांगो साहब ने बलूचिस्तान की आवाम के लिए सबसे पहले रोजगार फराहम किया, जिसके पहले मरहले में 4000 नौकरियां लेवीज फोर्स को दी गई। इसके अलावा बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन की बहाली के लिए भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान में और हम मौजूद हैं इस वक्त बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़िया-उल-लह लांगो साहब के दफ्तर है। अमूमन होता ही है कि लोग जानना चाहते हैं कि जो वज़ीर दाखिला होते हैं, ज़ाहिर उन पर पूरे सूबे की जिम्मेदारी होती है और भी बहुत से मसाइल होते हैं जिनको देखना होता है, तो वो किस तरह काम करते हैं और वो किस तरह अपना दिन गुजारते हैं, ये आज हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जितना अरसा अभी आपको हुआ है, तो किन चैलेंजेस का सामना हुआ और क्या सूरत हाल चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह शेरी भाई आपको पता है, बलूचिस्तान एरिया वाइज पाकिस्तान का 44% है, तो इसमें बहुत वास्ट एरिया है। हमारे पास लैंड ऑर्डर के वैसे ही इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 20 साल से जो एक दहशतगर्दी की लहर आई है 9/11 के बाद, उसमें पूरी दुनिया में एक अहम खिता बलूचिस्तान है, जिसमें बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ा। बिल्कुल। दहशतगर्दी में आपको पता, कीमती जानें भी ज़ाया हुई, हमारी फोर्सेस ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, आवाम ने दी, हमारी वकला बिरादरी, डॉक्टर्स सब ने दी। तो सबसे बड़ा मसला चैलेंज मेरे लिए खुद लोगों के लिए अमन और अमान और यहाँ अमन को बहाल करना है। सर, पुलिस की रिफॉर्म्स के लिए, लेवीज़ की रिफॉर्म्स के लिए आपने क्या इक़दाम किए? देखिए, हमने पुलिस और लेवीज़ के कांस्टेबल्स की अपग्रेडेशन की, सबकी इसी गवर्नमेंट में। ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम लेवीज़ को 2 अरब रुपए का डेवलपमेंट का बजट मिला है। पहले लेवीज़ को डेवलपमेंट के बजट थे ही नहीं, जिससे हमने उसको फुली इक्विप्ड किया हुआ है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले लेवीज़ के पास गाड़ियाँ भी गश्त की नहीं थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनके लिए जो उनके आर्म्स, एमुनेशन, जो फैसिलिटीज़ है उनको हमने फुल इक्विप्ड किया है। लेवीज़ वो फोर्स है जो हर मोहल्ले में मौजूद है, हर गली में मौजूद है। तो इंशाल्लाह ये और मौसर होगा, और जब ये सीपैक बनने जा रहा है उस वक्त तक इंशाल्लाह लेवीज़ इस तरह हम उसको इक्विप्ड करेंगे कि दहशतगर्दी भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा और हमारे लोग पूरा अमन तरीके से रहे, और हमारे जो पाकिस्तान के बाकी सूबों के लोग हैं वो यहाँ आने से कतराते हैं, उनको एक पुरअमन और एक कारोबार का माहौल मिले। अच्छा सर, बलूचिस्तान में ये भी रहा है जो एंटी हमारी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने यहाँ के लोगों के ब्रेन वॉश भी किए।
उनके लिए क्या कोई प्लान्स आप लोगों ने तश्कील दिए हैं? लेकिन शेरी भाई, सबसे जो बड़ा मसला था हमारे यंगस्टर्स का था, यंग ब्लड है, उनको जो है पुरफुरेब और खुशनुमा नारे देकर आज़ादी के नाम पर उनको ब्रेन वॉश किया जाता था। लेकिन गुज़िश्ता 20 सालों से जो ये दहशतगर्दी इस लेवल की चली है, जिसको हिंदुस्तान की सरपरस्ती हासिल हुई है, इस दौरान जो लोगों के जहन में, नौजवानों के जहन में बिल्कुल ये आ गया है कि ये बिरादर खुशी है, अपने ये हमारा मुल्क है, इससे हम जमहूरी जदोजहद तरीके के मुताबिक हकूक़ ले सकते हैं, मुसल्लह जदोजहद का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अभी हमने रिसेंट इस गवर्नमेंट में सबसे पहले ऑप्शन ये रखा है कि जो हमारे भाई पहाड़ों से आ रहे हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं, उनको हम जॉब्स दे रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको रोज़गार दें ताकि वो बरसर रोज़गार होकर इन दहशतगर्दों की चुंगल से आज़ाद हो जाए। ऐसी शवाहिद आप लोगों को मिलते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको जो इंडिया है वो सपोर्ट करता है, रॉ सपोर्ट करती है? वो हमारे पास ऐसे शवाहिद हैं कि उनसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो इंटरनेशनल अदालत में भी जाएंगे, हिंदुस्तान को भी पता है। इधर जो हमारे ताकतवर नेटो फोर्सेस की सूरत में मैं समझता हूँ कि बैठे हैं जिनकी इतनी मजबूत इंटेलिजेंस होगी, जो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट तंजीम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, टेररिस्ट तंजीम के ख़िलाफ़, सबको पता है, सारे इंटेलिजेंस को पता है कि हिंदुस्तान इधर अफ़गानिस्तान में बैठकर अपने कौंसलेट खोलकर वहाँ से पैसे खर्च कर रहा है और अफ़गानिस्तान उसको अपनी सरजमीन देकर फैसिलिटेट कर रहा है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया-उल-हक लांगो साहब के दफ्तर में आज कंप्लेनेंट आए हुए थे, जिन्हें वज़ीर दाखिला साहब खुद बराह रास्त के मसाइल भी हल करते हैं। ये बात बलूचिस्तान की आवाम के लिए यकीनन खुश आइन बात है कि आप बराह रास्त अपनी शिकायत वजीर दाखिला तक पहुंचा सकते हैं और इन्हें फौरी तौर पे हल भी करवा सकते हैं। सूबाई वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया-उल-हक लांगो साहब की जानिब से आज एक अहम मीटिंग रखी गई थी। इसमें सूबे भर के आला ओहदेदारान को बुलाया गया था। आइए आपको वो मीटिंग दिखाते हैं। इस मीटिंग में एडिशनल आईजी कोयटा, डीजी लेवीज बलूचिस्तान और कई ऐसे ओहदेदार थे जिनसे सूबे भर की कारकर्दगी के बारे में सवाल किए गए और तफसीलात ली गई। थोड़ा देखते हैं कि इस मामला जो चीमा साहब, ये मंजूर काकड़ साहब वाला मामले के बारे में जरा सेनेटर साहब पर जो हमला हुआ था, बिल्कुल एक तो फौरी तौर पर FIR उसी रात हुई। मुझे खुद से मेरा रब्ता हो गया उनके साथ। जब वो इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल की। उसके बाद फिर हमने अपने अफसरान को भेजा, FIR भी की और उसमें 2 बंदे हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और मेन एक्यूज अभी रहता है फैसल और उसके ऊपर मुसलसल हम रेड्स कर रहे हैं। सब कैसे जेल का जरा में बता दें, कैदियों का कोरोना का क्या नवाल क्या? तो जितने भी नए हमारे पास इनमेट्स आते हैं उनको हम 14 डेज़ के लिए उस वार्ड में या उस बैरक में रखते हैं और अगर उनमें खुदा न खास्ता कुछ सिम्टम्स हों तो हम उनको शेख ज़ायद भिजवा देते हैं और अगर सही हो तो फिर हम उनको आगे बैरक में रखते हैं। मुजीब साहब, आप लोग इसी पैक रूट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोगों ने लेवीज की वो पॉइंट्स की, कितने रहते हैं अभी तक? तो अभी सेकंड फेज की भी वो क्रिएशन होगी, एडमिन अप्रूवल भी हो गई है, तो इस साल इंशाल्लाह वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी हमने लास्ट ईयर 3000 की, तब हमने रिक्रूट भी किए हैं, उनको ट्रेन भी किया, उनकी डिप्लॉयमेंट भी की है। तो अभी CPEC सोशल में मुतल्लिका जिले के डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पे हमने रखे हैं और फिर लॉजिस्टिक्स के हवाले से फिर हमने इनके लिए व्हीकल्स वगैरह के भी ऑर्डर दे दिए हमने सर। इसके बाद हमने रुख किया मीर ज़िया-उल-हक लांगो साहब के हमरा PDMA का।
नाज़रीन, इस वक्त हम PDMA के ऑफिस जा रहे हैं और हम होम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि एक्चुअल PDMA का काम क्या है। सर, जो ये PDMA का काम है ये ज़रा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। शरीफ भाई, ये जब आपको याद हो बालाकोट में कश्मीर में जब ज़िलज़िला आया था, उस टाइम एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिनको एक सर्विंग जनरल साहब ऐड करते हैं। उनके तमाम प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं जिसको प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से कहा जाता है, जिसकी एक मिनिस्ट्री बाकायदा होती है, जिसको हम डिज़ास्टर तमाम किस्म के जो आफात आते हैं उसको PDMA करती है। PDMA का काम सूबे भर में आने वाली किसी भी किस्म की आफात से निपटना होता है। PDMA का काम 24 घंटे होता है, इसलिए मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब इसका सरप्राइज विजिट करते रहते हैं। ये पॉलिटिक्स में आने का शौक कैसे हुआ? फैमिली बैकग्राउंड में था? मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में थे। वो डॉक्टर मालिक की पार्टी, नेशनल पार्टी, इसमें उन्होंने अपनी जदोजहद की लोगों के लिए, उनका बेसिक मकसद ये था जो हमारे इलाके में एजुकेशन की कमी है, लोगों को एजुकेट किया जाए, और जो बुनियादी सहूलतें पानी पीने का और हेल्थ फैसिलिटीज़ का तो नाम और निशान तक नहीं। तो उनके बाद हमारे जहन में भी यही था कि हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि हमारे हल्के के लोगों को ये सहूलियत मिले, तो हमने भी उनके मिशन को जारी रखने का अज़म किया। तो लास्ट गवर्नमेंट में मेरे भाई मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में अरबों रुपए लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह भी वहाँ जहाँ एक हाई स्कूल एक हुआ करता था, वहाँ अभी आपको पॉलिटेक्निक स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, रेजिडेंशियल कॉलेजेस वो आपको मिलेंगे। सबसे पहले हमने विजिट किया मोबाइल ऑफिस का। ये देख सकते हैं जी नाज़रीन, ये और जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है, डिज़ास्टर होता है, तो ज़ाहिर है ऑफिस वहाँ पे बनाने का टाइम नहीं होता, तो ये पूरी एक कंप्लीट हाउस इसको आप कह सकते हैं, और उसमें ऑफिस भी है और ऐसी 2 बसें यहाँ पर मौजूद हैं, और दफ्तान भी सारा इस बस ने ऑफिस चलाया था उधर। इसका काम ये होता है कि जब कोई भी डिजास्टर होता है तो वहाँ ऑपरेट करने के लिए ऑफिस बनाने का वक्त नहीं होता, इसलिए वहाँ इस मोबाइल ऑफिस को भेजा जाता है। अच्छा, जब ये कोविड का इशू आया था, बॉर्डर का इशू आया था, उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करने को मिली? प्रॉब्लम्स ये थे कि बिल्कुल एक वीराना था, लोगों को वहाँ फैसिलिटी देना रिहाइश का, बिल्कुल जो एक पाकिस्तान हाउस है जिसमें मुश्किल से 15-20 कमरे हैं, तो वहाँ हमने एक टेंट हाउस बनाया। यहाँ से पूरे बलूचिस्तान की मॉनिटरिंग की जाती है। क्या चीज़ अभी यहाँ पे जरा मॉनिटर हो रही है? यहाँ पर ये है कि हमारी टीम बैठी हुई है, यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के रैप बैठे हुए। इन केस ऑफ डिज़ास्टर यहाँ पे जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास सर ने जो है होम डिपार्टमेंट के लोग बिठाए हुए यहाँ पर कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे इमरजेंसी हो जाए रेस्क्यू पर्पज़ के लिए, फिर हम अपना लेविस फोर्स जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्स है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। कोई नाखुशगवार हादसा होने की सूरत में लेविस फोर्स और दीगर मददगार इदारों को मदद के लिए इत्तला दी जाती है। और यहाँ पे जैसे आप देखिए पीछे ये वेदर फोरकास्ट 24 आवर्स का जो यहाँ पे मॉनिटर और होता है, खुदा न खासा कहीं पे भी किसी डिस्ट्रिक्ट में वो होता है तो डेली बेसिस पे जो है PDMA बलूचिस्तान यहाँ पे जो है DSR इशू करता है। 24 आवर्स यहाँ पर ही काम हो रहा होता है जो भी होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें बलूचिस्तान काम करता है। कोरोना वायरस के पेश नजर एक अहम सेल तश्कील दिया गया जिसमें आप कॉल करके कोरोना वायरस से मुताल्लिक आगाही हासिल कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि जी इस वक्त जो अगर कोई भी आपको कॉल करता है तो आप लोगों को ये बोलता है कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे फील हो रहा है, ऐसी भी कॉल्स आई होंगी, सिम्टम्स बताता है, तो फिर आप लोग क्या किस तरह उसको वो करते हैं? सर सबसे पहले तो ये कि बेसिक चीज़ें हैं, उनसे सिम्टम्स वगैरह पूछते हैं। हो सकता है बेसिकली वो कोरोना ना हो, कोई सिंपल सिम्टम्स हो जो रोज़ किसी को फील होते हैं। उसके अलावा फिर ये अगर हमें थोड़ा सा भी फील होता है कि उसमें सिम्टम्स कोरोना के रिलेटेड हैं, फिर हमारे पास फॉर्म है, हेल्थ डिपार्टमेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, हम वो फिल करते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ हमें रिक्वायर्ड होती है, एड्रेस वगैरह, जिसमें उसका नेम, फिर मतलब सिम्टम्स होगी, ट्रैवल हिस्ट्री उसकी कि लास्ट 15 डेज़ कहीं अब्रॉड से तो नहीं आया, बिल्कुल जितनी रिलेटेड कोरोना चीज़ें हम फॉर्म इधर फिल करते हैं। सीधा ये फॉर्म हमारा जो शो होता है RRT टीम के पास होता है, रैपिड रिस्पांस टीम, वो इंशाल्लाह विदिन 12 to 24 आवर्स जाके उनके घर जाके उनका सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने रुख किया PDMA के वेयर हाउस का, जहां पर कोरोना वायरस के लिए आने वाला इमदादी सामान और दीगर चीजें रखी जाती हैं। होम मिनिस्टर साहब ने जो है सरप्राइज विजिट यहाँ पे किया है
और हम यहाँ पे इस वक्त वेयर हाउस में मौजूद है। सरप्राइज विजिट यहाँ पे हो रहा है। वजीर दाखिला साहब को देखते ही पीडीएमए के वेयर हाउस में खलबली सी मच गई। कोविड के हवाले से जो सामान है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है? इसमें भी कुछ पड़ा हुआ है। मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब ने वेयर हाउस में मौजूद हर चीज का खुद जायजा लिया। अभी आप लोग के इधर कितने लोगों की ड्यूटी होती है, कितने लोग होते हैं, कितने शिफ्ट में लगते हैं सर? 30 के करीब होते हैं, तकरीबन 2 ऑफिसर है, बाकी ऑफिशियल्स। रजिस्टर चेक करने पर गैर हाजिर अफराद को वजीर दाखिला साहब की जानिब से फौरन मुअत्तल कर दिया गया। कौन कौन नहीं? महमूद खान नहीं है, रिजवान नहीं है, मुअत्तल करो, सस्पेंड। और कौन नहीं है? काशिफ नहीं है, सलीम नहीं है, इसको भी सस्पेंड करो। नवीद अहमद को भी सस्पेंड करो। मोहम्मद काशिफ भी नहीं है, इसको भी सस्पेंड करो। सबको सस्पेंड करो और ये इस जगह में जो जिसकी ड्यूटी उस पर सख्ती करे। हाजिर नहीं थे यहाँ पे सारा सामान है जो जा रहा होता है मुख्तलिफ जगहों पे, इसको चेक किया इस वक्त में वज़ीर दाखिला साहब ने, और 4 बंदे जो इस वक्त ड्यूटी पे नहीं थे उन्हें फौरी तौर पे जो है वो मुअत्तल किया गया है। हमें ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि जब वजीर दाखिला अपने मातहत इदारों का बार बार दौरा करेंगे, उसे मॉनिटर करेंगे तो तब्दीली तो जरूर आएगी। उसके बाद हमने वजीर दाखिला बलूचिस्तान के साथ रुख किया कोयटा शहर में मौजूद थानों का। आइए वहां की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने रुख किया कोयटा में वाक़ बिजली रोड पुलिस स्टेशन का। वजीर दाखिला की आमद हुई तो ऐसा लगा कि बिजली रोड के पुलिस स्टेशन पे बिजली गिर गई। अचानक एक सरप्राइज विजिट थाने में हुआ है। क्या पोजीशन है आप लोग? कितने लोग हैं इधर अभी? सबसे पहले लॉकअप की एसओपीज को चेक किया गया। ये क्या एसओपीज रख दिए सर गवर्नमेंट ने आपको इनको रखने के लिए? इसी किस तरह रख रहे हैं इनको आप लोग? एसओपी सर यही एक लगा रहता है, साथ में अटैच बात है सर। हेड मोरर साहब का ऑफिस कहाँ है? आपको कंप्यूटर ऑपरेटर नायब मोरर नायब मोरर इनका वर्दी नहीं होते? ऑफिस टाइम के बाद सर। ऑफिस टाइम तक सर 4 बजे तक। उसके बाद ऑफिशियली आप लोग को अलाउ है कि ना पहने? ऑफिशियली तो आप लोग को पहनना होता है। हाँ, आपने क्यों नहीं पहने? नहीं, 4 बजे के बाद वैसे क्या रूल्स है कि उतारते हैं या पहनते हैं? ऑफिस में होते हैं सर, इस वजह से थोड़ा रिलैक्स। नहीं यार, आप फील्ड में होते हैं सबको सब जिसने नहीं पहना सबका वो कर लो, और सब यूनिफॉर्म के साथ एक तरीके कार के साथ बैठो। पता नहीं लग रहा आप कैदी हो या आप ऑफिसर हो, क्या हो, मोरर हो, क्या हो। हेड मोरर साहब के दफ्तर में मौजूद नायब मोरर को वर्दी ना पहनने पर शोकाज जारी किया गया। शोकाज दे दो, और अगर मोरर ने खुद नहीं पहना उसको तो मुअत्तल ही कर लो। ये काम एसएसपी और डीआईजी साहिबान अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ तो खुद वजीर दाखिला थानों का सरप्राइज विजिट कर रहे थे। आप यूनिफॉर्म में गुड इधर कुछ नहीं होता शोल्डर्स में आपकी, या जल्दी में पहन लिया? पुलिस स्टेशन के गेट पे खड़े पुलिस एहलकार का असलाह जब चेक किया गया तो उसका हाल कुछ यूं था। वेपन्स की सफाई होती है यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल। लाओ, गेट में कौन खड़ा है? ये इधर आओ। वो इंस्पेक्टर साहब को भी जरा एक नोटिस दे दो, बगैर कैप के फिर रहे हैं यहाँ पे यार। सफाई कहाँ है? इसकी सफाई नहीं है बिल्कुल यार। इनको थोड़ा देखें, अभी फिर आएगा कहेगा कि मोरर के ऊपर किसी ने खुदा खासे टेक किया, बंदूक चला नहीं। इस तरह किस तरह बंदूक आपको चलेगा? असले की सफाई ना होने पर वजीर दाखिला ने थाने को वार्निंग जारी की। इन सब को इनके खिलाफ इनकी बंदूकें लेकर इनको सफाई करवा दे, या कुछ रात को मैं रिपोर्ट दे दे, मैं आईजी को लिख लेता हूँ। फिर यार ये हालत है, और खुदा न खास्ता अभी कोई दहशतगर्द आ जाए, कोई कार्रवाई करी, बंदूक चलेगा भी नहीं। इसके बाद हमने रुख किया जेना टाउन पुलिस स्टेशन का। नाज़रीन, दूसरे थाने पहुंच चुके हैं हम वज़ीर दाखिला साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग?
थाने के बाहर खड़े एहलकारों ने जब वजीर दाखिला साहब को देखा तो देखते ही मास्क लगा लिया, मगर यूनिफॉर्म के साथ लाजिम होने वाली टोपी लगाना भूल गए। यूनिफॉर्म में कैप नहीं है आपका? क्या होता जी? कैप अभी रखा है सर। इस एहलकार को वजीर दाखिला साहब की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया। नहीं, बाहर जब होते हो कैप पहनो, आपको सजा दे, मुअत्तल करो उसको। इस थाने में ड्यूटी अफसर मौजूद ना था और ना ही हेड मोरर। तो है ही नहीं थाने में। अच्छा, कितने लोग इस वक्त थाने में ड्यूटी पर है? सर इस टाइम मोरर होता है, हेड मोरर होते हैं, बाकी तो गश्त पे हैं सर। नहीं तो बाकी थाने में से कुछ लोग नहीं सर, सारे गश्त पे होते हैं सर। अगर स्टाफ में सर 2 बंदे होते हैं, हेड मोरर सब होते हैं, ड्यूटी अफसर सब भी गश्त पे निकले हुए सर। सब ड्यूटी अफसर भी गश्त पे निकल? जी हाँ सर, ड्यूटी अफसर भी गश्त पे कैसे निकल गया? अभी कोई कंप्लेन लिखवाने आया, किसको लिखवाएगा? अभी मेरी कंप्लेन है, मैं आऊँ थाने में, उनको सर सेट पे बुला लेते हैं सर। यानी कि आप फोन करेंगे फिर वो आएंगे, ये कोई रीजन तो नहीं हुआ? सर कोई रीजन लग रहा है ये कोई? सर आपको लग रहा है ऐसा कोई रीजन कि अगर मैं अपनी कंप्लेन लेके आपके थाने में आऊंगा तो पहले आप ड्यूटी दे दो मुझे, जो ऑफिसर आपकी ड्यूटी में सबके नाम लिख कर दे दो मुझे, सबके नाम मैं सब दे दो, DIG को भी तो बोलो आपके ऑफिसर ड्यूटी पर नहीं थे और आपका बाहर गार्ड खड़ा है। पहला इंप्रेशन आप लोग का कितना खराब जाता है, उसका टोपी भी नहीं पहने, कहते साहब अंदर पड़ा है। आप लोग इनको चेक नहीं करते ये ऐसी चीजें? जब हमने थाने की बेसमेंट में दाखिल हुए तो वहाँ गंदगी हमारा इस्तकबाल कर रही थी। या खुदा को मानो, इतनी गंदगी क्यों है भाई? थाना है, आप क्या उधर ये कोरोना से भी आप लोग को खौफ नहीं है? चीजें तो आप लोग की है, ये कुर्सी इस तरह रखा होता है, अगर बेकार है बाहर फेंक दो। यार इसका सा इधर इनको देखिए, कोई इनका ऑफिस कोई आ जाए, कोई आपका IG आ जाए, कोई आपका SP आ जाए, उसको क्या ये कोरोना है? हमें कहा जा रहा है कि आप लोग सफाई करें, ये बात बताएं एडिशनल SHO साहब, आप बोल रहे हैं जगह किराए की, चले ठीक है मान लिया, ये सफाई करने वाला बंदी भी नहीं आता था? सर हमारे पास हाथ भी नहीं है, ये हम लोग खुद से सफाई करते हैं। जो खुद से आता है वो ये साफ नहीं करता? यार देखो भी इधर आप देखो, इनको सबको अगर कोरोना हो गया मैं तो आप ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लूंगा। ये कोई तरीका रहने का? ये यार आपका थाने बहुत 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 बेकार है, आपका थाने का पोजीशन बहुत बेकार है। सफाई न होने पर वजीर दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया। जिसने वर्दी नहीं पहना है बेहतर सर एक्शन मुझे सारे नाम दे दे। नीचे वाला जिसका जो रहता है, अगर सफाई वाला कोई नहीं, रहने वालों को पकड़ ले, वो इस तरह कोई रहते हैं। मैं IG को भेज के इन सब के खिलाफ वो करता हूँ। इसके बाद हमने रुख किया सदर पुलिस स्टेशन का। अस्सलाम वालेकुम। उटा खान क्या हाल है? क्या है आप? मैं SHO यहाँ पर। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जैसे ही थाने में गए तो एक भगदड़ सी मच गई। अच्छा ये सारे कौन है ये जो इस तरह? नहीं ये पुलिस वाले? जी मुलाजिम। तो उनकी वर्दियाँ कहाँ है? अच्छा मोरर साहब कहाँ है? यूनिफॉर्म ना पहनने पर यहाँ के हेड मोरर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। क्या आपने यूनिफॉर्म नहीं पहने? जो यूनिफॉर्म नहीं पहनने का आपकी डिपार्टमेंटल कार्रवाई कर ले। जिस थाने में जा रहा हूँ पुलिस में बहुत खामियां है। यूनिफॉर्म आप लोग की इज्जत है, इसको पहनने में फख्र महसूस होना चाहिए। मैं हैरान हूँ क्यों आप लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनते, ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑन ड्यूटी लोग हैं? ऑन ड्यूटी एक हमारा संतरी है और वो मुंशी होता है। ड्यूटी अफसर किधर है? ड्यूटी अफसर तो गश्त पे होता है वो। नहीं तो अगर अभी कोई कंप्लेन लेकर आएगा तो कौन? वो आ जाएंगे ना, फिर उनको बुला लेते हैं। नहीं ये तो मतलब तरीका एक बहुत ही अनयूजुअल सा है ना कि अगर कोई बेचारा कंप्लेन लेके आएगा तो पहले ड्यूटी अफसर को फोन करेगा। थाने में क्यों नहीं बैठता है? थाने में मौजूद असलहे को जब चेक किया गया तो इसका हाल भी पिछले थाने के असलहे की तरह था। सफाई नहीं है ऐसे जो सर आपने इनका इसला मेरे ख्याल में कभी देखा भी नहीं है। ये तुम साफ कर दो। ये सर हम लोग खुद ये साफ है, हफ्ते में एक बार हम लोग खुद साफ। अभी अगर कोई आ जाए फायरिंग करिए, आपका फायरिंग की हालत में नहीं है आपका करने। यार ये देखें, ये आप लोग देखिए, ये सफाई हुई है, हमने भी बंदूकी चलाई है, रखी है, इसको हाथ ही नहीं लगा है। हर हफ्ते में सर हम एक दफा। यार इधर मुझे हफ्ते से काम नहीं है जब आपके हाथ में बंदूक को काम का हो। दरवाजे पे खड़े हो यार, अभी कोई आ जाए अगर कोई आ जाए ये तो फायर नहीं करेगा आपका गन। मेरे साथ तो ऐसा गन हो जाए मैं उसको उठाऊंगा भी नहीं, गाड़ी नहीं रखूंगी, किधर फायर करेंगे? सारा मिट्टी से भरा हुआ है। वजीर दाखिला की जानिब से असलहे की सफाई ना होने पे कार्रवाई का हुक्म दिया गया। एक्शन ले, जो गन सबके मंगवा ले, सबके खिलाफ एक्शन ले जिसकी गन साफ नहीं है, ठीक है? अगर यही प्रैक्टिस हर वजीर दाखिला अपने अपने सूबों में करे
तो थानों का जो एक कल्चर है उसमें सुधार जरूर आएगा। जब थाने में मौजूद एसएचओ और ड्यूटी एहलकारों को इस बात का खौफ होगा कि किसी वक्त भी वजीर दाखिला उन्हें खुद चेक कर सकते हैं, तो तब्दीली आखिर क्यों नहीं आएगी। उसके बाद हमने रुख किया सीएम हाउस का। वहां हमारी मुलाकात चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से हुई। जी नाज़रीन, साहब हमारे साथ वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इस वक्त बलूचिस्तान में अगर हम देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बात करें तो कैसा आप देख रहे हैं और क्या क्या चेंजेस अभी आपके माइंड में हैं जो आगे आपने लानी है? आप देखिए, बलूचिस्तान को अगर कंपेयर करते हैं तकरीबन कोई 8-10 साल पुराने सिनारियों के साथ, तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हैं। इसमें यकीनी तौर पे जो उस वक्त के चैलेंजेस थे वो आज के चैलेंजेस से कहीं डिफरेंट है। फिर उस वक्त एथनिसिटी के थे, एंटी स्टेट एलिमेंट के थे, रिलीजियस फैक्टर्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे जो क्लब इन थे। आज थिंग्स फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स में बहुत तब्दीली भी आई है, चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, बट बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स जिन पे गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, आर्म फोर्सेस ने, इंटेलिजेंसिया ने, सब चीज़ों ने अपनी एक जो जिम्मेदारी है उसको पूरा किया है। आपको क्या वफाक से जो आप लोगों से वादे किए गए होंगे जब आप लोग ज़ाहिर इत्तेहादी हो रहे होंगे, क्या वो वादे पूरे हुए? क्या आपको वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो आप सूबे में लगा सकें? वफाक ने अपनी जो हमें एक सपोर्ट थी, जिस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ताफ्तान या कोयटा के हवाले से बेसिक लेवल पे जो किसी और प्रोविंस में भी हो रही थी उतनी ही हमारे साथ हुई। यानी कि मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हुई या बहुत कम हुई, क्योंकि सिंध में भी उतनी हुई, पंजाब में भी उतनी हुई, केपी में भी हुई, हमारे साथ भी उसी लिहाज से। लेकिन हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बलूचिस्तान के साइज़ का, क्योंकि ताफ्तान आप जब देखें, ताफ्तान कोयटा से तकरीबन कोई 700 किलोमीटर दूर है, तो बलूचिस्तान के जो लेवल्स हैं ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत बड़े हैं। तो एक हद तक जहाँ तक उनको सहूलियत मिली इक्विपमेंट के हवाले से, मशीनरी के हवाले से, रिलीफ फंड के हवाले से, रिलीफ आइटम्स के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह वफाक ने हमारे साथ पूरी अपनी सपोर्ट की। लेकिन आइडियल सपोर्ट मैं इसलिए नहीं कह सकता कि वो आइडियल सपोर्ट उनके पास खुद भी नहीं थी। अच्छा सर, यूथ को कैसे देखते हैं आप बलूचिस्तान की? तो एज सीएम आपके कुछ ऐसे प्लान्स कि हम अपनी यूथ को, बलूचिस्तान की यूथ को आगे ला सकें, कुछ ऐसे प्लान्स आपके? देखें, द फ्यूचर लाइज विद द यूथ, नॉट ओनली विद द यूथ ऑफ बलूचिस्तान बट द यूथ ऑफ पाकिस्तान। हमारी गवर्नमेंट ने फॉर द लास्ट 1.5 ईयर हमने अपने बहुत सारे डेवलपमेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो यूथ ओरिएंटेड किए हैं, जिसमें ट्रेनिंग, लोन्स का एक मेकैनिज़म है, यूथ इंटर्नशिप्स का है, यूथ के अंदर स्पेशलाइजेशन ऑफ न्यू जॉब्स हैं। आइडियल इन्वायरमेंट नहीं है लेकिन एक स्टेप टूवर्ड्स दैट है। फिर इसी के साथ साथ आपने यूथ को मोबिलाइज करना है, टू स्पोर्ट्स करना है। बलूचिस्तान में तो बड़ा बेसिक सा लेवल्स है, उसमें हमने एक बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का प्रोग्राम स्टार्ट किया पूरे बलूचिस्तान में, जिसमें हम 34 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। इसी तरह यूथ मोबिलाइजेशन में हमारे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जहां हमने एज ह्यूमन रिसोर्स उनको किसी न किसी हवाले से ट्रेन भी करना है। हर आदमी देखें आपको MBA पास या BBA पास नहीं मिलेगा, बहुत सारा यूथ आपको देहातों में ऐसा मिलेगा जो बड़ा बेसिक लेवल का है। सो हमारा एक प्रोग्राम है, कोविड से ये सारी चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हुई हैं लेकिन हमारा अभी भी वो प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 6 मंथ्स के हम कोर्सेज देहातों में करा रहे हैं through the industry department of Balochistan and with one of the authorities in the federal, जो उस इलाके को मद्देनज़र रखते हुए उस यूथ को उसकी ट्रेनिंग दिलाएंगे। सर, कोई मैसेज बलूचिस्तान की आवाम को आप देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो ख़ासकर बलूचिस्तान की आवाम को तो ये मैसेज दूंगा कि आप अपनी चंद चीज़ों पे अपना फोकस पूरा रखें। क्वालिटी एजुकेशन, स्किलफुलनेस, विद इन एक पॉजिटिव माइंड के साथ बलूचिस्तान के चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। एंड फोर्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सोशल अकाउंटेबिलिटी हमारी आप कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। प्ले करें अपना रोल इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, थ्रू योर वोट, थ्रू योर सोशल कंप्लेंट्स, थ्रू योर सोशल पार्टिसिपेशन। क्योंकि आप लोग अगर खामोशी इख्तियार करेंगे और आप समझेंगे चीज़ें खुद बेहतर हो जाएंगी, इम्पॉसिबल है। ट्रू। तो आपको अपना पॉजिटिव रोल और साथ साथ अपनी क्रिटिसिज्म भी रखें, लेकिन उस क्रिटिसिज्म को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएं। तो दैट्स गोइंग टू बी एन आइडियल थिंग। ये यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इफ़ यू डू दैट वी विल परफॉर्म बेटर, बट इफ़ यू स्टॉप डूइंग दैट
वी विल नॉट बॉदर इवन। सो आप बॉदर रखा करें हमें, लेकिन विद प्रॉपर थिंग्स। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के आने के बाद कई तरक्याती मंसूबों का काम शुरू किया गया। हम इन मंसूबों को देखना चाहते थे, इसलिए हमने कमिश्नर कोयटा उस्मान गनी साहब के साथ इन जगहों का रुख किया। सबसे पहले हमने रुख किया सरियाब रोड पर बनने वाले मंसूबे का। ये सरियाब रोड का एक प्रोजेक्ट है जो इस साल के पीएचडीपी में शामिल है। ये 7.6 किलोमीटर है, वाइडनिंग है सरियाब रोड की, 3 लेन प्लस 3 लेन विद सर्विस रोड्स। इट्स अ 2 बिलियन प्रोजेक्ट और इसका काम शुरू हो चुका है। विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज इंशाल्लाह हम चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से इसकी अर्थ ब्रेकिंग करवा लेंगे। आप देख रहे हैं फ्लैग सामने बन चुका है, काम मौके पे शुरू हो चुका है वाइडनिंग का। नौजवान नस्ल को एक अच्छा माहौल देने के लिए इस साल कोयटा शहर में 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किए जा रहे हैं। कोयटा में इस साल जो है ना 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू हुई है, जिसमें से 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं वो सरियाब एरिया के अंदर शामिल हैं। उसमें ये एक मौके पे आप एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं फुटसोल का जो है वो कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके अलावा यहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी, इसके अलावा यहाँ पे एक जिम्नेजियम और क्रिकेट पिचेस बच्चों के खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए बनाई जा रही हैं। सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए इस साल के सिर्फ पीएचडीपी में 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ कोयटा शहर के अंदर है। कोयटा शहर के गली मोहल्लों से लेकर मेन रोड की तामीरात का काम जारी है, जो तकरीबन आखिरी मरहले में है। ये एक टोटल रोड है 6.5 किलोमीटर की और ये बड़ी मेन आर्टरी बनेगी जो कनेक्ट करेगी सरियाब रोड को, टच करेगी स्पिनी को और स्मुगली पे जाके ओपन होगी। ये इस पे इस वक्त जो काम है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर पे काम चल रहा है। आप देख रहे हैं एग्रीगेट बेस बिछ रहा है। ये इंशाल्लाह ये 3.5 किलोमीटर अगले 1 से 1.5 महीने में इंशाल्लाह एस्फॉल्ट होकर कारपेट हो जाएगा। वजीर दाखिला साहब की जानिब से अच्छी ड्यूटी देने वाले अफसरान और एहलकारों को सर्टिफिकेट और एजाजी शील्ड दी गई। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि किस तरह वजीर दाखिला अचानक थानों में पहुंच जाते हैं, अपने अंडर आने वाले इदारों का सरप्राइज विजिट करते हैं और जो काम ना कर रहा उसे फौरी सजा भी मिल जाती है। अवाम के मसलों को हल करने की कोशिश भी की जा रही है। हमने बलूचिस्तान में होने वाले कुछ तरक्याती कामों का भी दौरा किया और हमें इस बात की खुशी है कि बलूचिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है। मैंने पाकिस्तान के 4 सूबों में काम किया और ये बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर हमारी वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान पे तवज्जो दे तो यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के लड़के लड़कियों में इतना टैलेंट है कि वो पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है तवज्जो की। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।